हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसमें कि हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जैसा कि मैंने आपको जो पोल डाल के पूछा था कि आपको किस जो सब्जेक्ट पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो चाहिए, तो आपने जो मतलब सबसे ज़्यादा जो वोट किया था वो इसी पे किया था कि ज्योग्राफी पे और इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो इन जो दो सब्जेक्ट पे मैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो थोड़ा हम ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। बाकी जितना हो सके कि वीडियो को कम समय में हम पूरी कर सके तो उतनी मैं कोशिश करूँगा। बाकी इसमें मैं 30 क्वेश्चन ही कवर करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 50 क्वेश्चन या मतलब 70 क्वेश्चन पर डे लेके आऊँ तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो है सीरीज़ का जो है फर्स्ट वीडियो है। तो इसी तरह मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, तो जिससे कि मतलब आपका 20-25 दिन में जो कि आपके 2000 के करीब जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फुलकारी किस राज्य की लोक कला शैली है। तो ये जो है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हरियाणा की। अगर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा दोनों होते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो मतलब हरियाणा और पंजाब दोनों की जो फुलकारी है लोक कला शैली मानी जाती है। तो यहाँ पे तो पंजाब भी ऑप्शन में नहीं है, हरियाणा भी, तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो हरियाणा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सूर्य के जो प्रकाश की चाल होती है वो सभी मतलब ऑप्शन ऐसे है कि मिले जुले, तो आप इसे 3L से याद कर सकते हो। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 3L आपने इसे लेके चलना है। उसके बाद बात करते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगर बात करें कि जो मकर रेखा होती है वो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो जो एक क्वेश्चन इसी तरह मतलब हाल ही में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कर्क रेखा है, तो जो भारत है वो जो कर्क रेखा है वो भारत को जो कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत को दो समान भागों में जो कि कर्क रेखा जो है डिवाइड करती है, तो जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो अगर बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर, तो अरावली पर्वत जो है ये जो है सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है विश्व का। तो ये जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो जो काफ़ी मतलब विद्वानों का मानना ये भी है कि ये एक वलित पर्वत भी है, लेकिन एज पर ऑफिशियल आंसर की और मतलब बुक्स के हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए, अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत वह पर्वत होता है कि जो मतलब कंठ छंट के बहुत कम रह गया हो जाए, कि मतलब अपर्दन की वजह से, कि जैसे धूप पड़ती है या फिर बारिश पड़ती है जिससे कि चट्टानें अपना टूटती फूटती रहती है, और कि तो मतलब अपशिष्ट बच जाता है। तो उसी तरह से जो कि है अपशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है अरावली पर्वत। और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि बलित या मोड़दार पर्वत। बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत वो पर्वत होते हैं कि जिनका निर्माण बलन नामक भू मतलब भूगर्भिक जो प्रक्रिया होती है, तो उसकी वजह से इसका निर्माण होता है। भूगर्भिक प्रक्रिया मतलब जैसे कि दबाव से, संपीड़न से, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, कि जैसे नदियों द्वारा जो लाया गया अपसाद है वो भूसंतति में जो है कि जमा होता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो नीचे प्लेटें होती है तो वो जब एक दूसरे के पास आती है, तो इसकी वजह से जो है दबाव से जो अपसाद है वो बाहर आके मतलब एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। तो इसके जो उदाहरण है आपको पता है कि जैसे नवीन पर्वत है कि हिमालय पर्वत इसका एक उदाहरण है। उसके बाद बात करें कि रॉकीज एंडीज जो बड़े बड़े पर्वत है ये सब बलित पर्वत का एक उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं कि ब्लॉक या अवरोधी पर्वत। तो जब ब्लॉक या जो अवरोधी पर्वत होते हैं, तो जैसे कि चट्टान होते हैं, तो उनमें जब दरार पड़ के जो बीच वाला हिस्सा है वो नीचे धंस जाता है, तो जो आसपास के जो इधर उधर के जो पर्वत है जो मतलब ढाल बन जाते हैं, तो एक पर्वत के रूप में ही दिखाई देते हैं, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण, तो अभी हाल ही में HPSSC ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कि वासजेस पर्वत। तो वासजेस पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि फ्रांस में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन और HPSSC हाल ही में मतलब पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है।
तो कि मतलब कौन से देश में स्थित है, तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में स्थित है। और बात करें ब्लैक फॉरेस्ट की, तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद जो रहता है ज्वालामुखी पर्वत, तो ये तो कि जो ज्वालामुखी से मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से जो पर्वत निर्मित होते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट बात करते हैं कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होती हैं, तो जो मौसमी घटनाएं हैं वो वायुमंडल के ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो ट्रोपोस्फेयर ऑप्शन यहाँ पे सी, क्षोभमंडल जिसे बोला जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। तो इसमें बाकी मैं आपको सारे ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आपको अभी इसी वीडियो में कुछ इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी मतलब मंडल में आपको देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन से मंडल में होता है, तो ये जो होता है ये भी क्षोभमंडल में होता है। तो एक होता है ग्रीन हाउस प्रभाव और एक होता है ओजोन परत। तो ये जो दो क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव और जो मौसमी घटना है वो क्षोभमंडल में होती है। और अगर बात करें कि जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि ओसम, तो ओसम से मतलब ओजोन और सम से समताप मंडल, तो इससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, जैसे कि ऑप्शन बी है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल का कुछ खास काम तो नहीं होता ना, इससे क्वेश्चन भी मतलब नज़र में नहीं आया कोई, लेकिन इसका जो कि जो उल्का पिंड है वो जैसे मतलब जो ब्रह्मांड से उल्का पिंड मतलब टूट के जो मतलब पृथ्वी की ओर आते हैं, तो जो मध्यमंडल है तो मध्यमंडल उनको वहीं ख़त्म कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मध्यमंडल का इतना सा काम है। बाकी जो बचा आयन मंडल है, तो ये जो क्वेश्चन है आयन मंडल से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जो रेडियो तरंगे जो परिवर्तित होती है, मतलब जो सैटेलाइट जो ग्रह होते हैं वो आयन मंडल में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन तो उस समय आयन मंडल से राइट आंसर होगा कि जो तरंगे परिवर्तित होती हैं और जो कि सैटेलाइट है वो आयन मंडल में ही स्थित होती हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल है, जो लेयर है वो कौन सी है, तो वो जो है क्षोभमंडल ही सबसे नज़दीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी अगर आपको मेरा कहाँ समझ आ रहा है तो आप नोट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र जो है वो है वॉन झील। ठीक है, तो वॉन झील जो है वो टर्की में पाई जाती है। तो टर्की में भी जो टर्की है वो यूरेशिया में पड़ता है, कि जो आधा यूरोप में और आधा एशिया में। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो वॉन झील है ये यूरेशिया में पाई जाती है। तो अगर बात करें देश की, तो टर्की में ये वॉन झील पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। अगर बात करें इसकी लवणता की कितने परसेंट है, तो 330% यहाँ पे लवणता पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। तो अगर आप बात करोगे कि सागर है तो झील कैसे बन गई, तो जो मतलब जो कैस्पियन सागर है मतलब इस समुद्र से ये लगी हुई नहीं है, तो लगी हुई नहीं, तो इस वजह से है कि इसे सागर बोला जाता है। तो मतलब इस वजह से इसे झील बोला जाता है। और जो कि सागर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आकार है, एरिया वो बड़ा है, तो इस वजह से इसे सागर का नाम दे दिया गया है। लेकिन है एक झील है, क्योंकि जो ये एक मतलब लैंड झील है, तो इस वजह से ये जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। बाकी ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वो सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है। तो जो अगर मैं बता दूं कि कोई फ्रेशर अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसे मेरा मतलब जो क्वेश्चन है समझ नहीं आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन उसी को समझ आ रहे होंगे कि जिसने कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर दी हो और उसने कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ी हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, कैस्पियन सागर। बाकी आप जो वीडियो का 2x करके भी आप देख सकते हो स्पीड, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो शुरू होता है इंडियन ज्योग्राफी शुरू होती है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे।
तो उसके बाद बाकी मैं आपको एक और बता दूं कि जो एवरेज वीडियो रहेगी वो 15 मिनट की ही रहेगी, क्योंकि अगर खाली हम ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे तब भी 7-8 मिनट की वीडियो बन जाती है, लेकिन हम कुछ मतलब एक्स्ट्रा डिस्कस करके चलेंगे तो एवरेज वीडियो जो 15 मिनट की बनेगी। तो उसके बाद जो बात करते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो स्टोर कीपर वगैरह के एग्ज़ाम थे तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी देखने को मिला था। तो जो मूसी नदी के किनारे जो है स्थित है, क्योंकि हैदराबाद में आप मतलब और जो मूसी, तो इन दोनों में नाम में एक तरह की समानता है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। बाकी यहाँ से भीमा और सरयू नदी के किनारे तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन जो ताप्ती नदी के किनारे जो पूछा जाता है तो सूरत जो है गुजरात का सूरत वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी HPSSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन देख के आप लगा सकते हो कि जो वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो असम में स्थित है। तो अगर बात करें सिक्किम में, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में हिमालय की एक कंचनजंगा चोटी भी है सबसे ऊंची। तो और बाकी एक वन्यजीव अभयारण्य भी है कंचनजंगा के नाम से जो कि सिक्किम में ही है। बाकी जो गुजरात में है जो गिर वन, जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गिर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी गुजरात में पाए जाते हैं। तो बाकी उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील और चिल्का वन्यजीव अभयारण्य वो उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो कंचनजंगा है वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान वो असम में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है, तो यहाँ पे पृथ्वी से छोटा, बाकी जो है कि शुक्र को पृथ्वी के समान ग्रह बोला जाता है, लेकिन ये ऑप्शन मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं जो पृथ्वी से थोड़ा बहुत छोटा है, तो लेकिन तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो शनि, यूरेनस और नेपच्यून है ये पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि सबसे पहले जैसे कि बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है और फिर मंगल आता है, क्रम वाइज है। और उसके बाद जो आता है वो बृहस्पति ग्रह आता है। तो जो बृहस्पति से लेकर परे तक जितने भी ग्रह हैं, कि जैसे बृहस्पति, फिर आगे शनि, और उसके बाद जो नेपच्यून आता है, अरुण वरुण आता है, तो ये बृहस्पति से लेकर जो सीरीज़ इधर को चलती है मतलब राइट। और तो ये जो है मतलब क्रम वाइज सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण आते हैं, तो उसके बाद जो है वो सीरीज मतलब इधर पलट जाती है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे आंसर राइट आंसर शुक्र है, क्योंकि जो बाकी जो ग्रह हैं ये जो पृथ्वी से बड़े हैं। तो यहाँ पृथ्वी से छोटे ग्रह की बात हुई थी। तो उसके बाद बात करते हैं कि रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है, तो ये जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है क्वेश्चन, तो आप आंसर इसका कमेंट में कर सकते हो, या फिर आपको मालूम ही है कि इसका आंसर क्या है। तो जो आयन मंडल है वहाँ पे जो है रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। तो मैंने अभी ऊपर आपको तभी ऑप्शन डिस्कस करा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बन ही रहे हैं, और हाल ही में भी क्वेश्चन जो हैं बन ही रहे हैं। ये 2016-17 का जो पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और 2021 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जो स्थित है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ जरूर बता दूँ कि जितने क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, थोड़ा मतलब स्टडी करने के बाद किसी टॉपिक से मतलब उसके मेन मेन जो पॉइंट्स पढ़ने के बाद अगर आपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आपके जो ज्योग्राफी से मान लो कि अगर जो मतलब इंडियन और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन मान लो कि 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि उसमें से कि आपके 12-13 क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाले हैं, अगर आपने जो मैं आपको आंसर मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अगर आपने वो कर लिए। ठीक है, तो बाकी अगर बाय चांस आप इतना डिटेल में भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में उस टॉपिक को सर्च कीजिए, नेट पे कीजिए, बुक में देखिए, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो एज पर ऑप्शन आंसर की इसका आंसर बी है, गोबी मरुस्थल। तो बाकी जो उसमें तरुण गोयल की बुक है तो उसमें भी आंसर गोबी मरुस्थल ही दिया है। बाकी अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल होता है, लेकिन यहाँ पे सहारा जो है जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, तो सहारा मरुस्थल जो है ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद जो गोबी मरुस्थल का नाम आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए।
बाकी जो भारत दर्पण की बुक है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, लेकिन जो नेट पे भी जो आंसर है तो वो गोभी मरुस्थल है, तो इस हिसाब से इसका आंसर गोभी मरुस्थल ही होना चाहिए। तो बाकी इसकी गोभी मरुस्थल की एक विशेषता और है कि ये जो है ये सबसे मतलब जो ठंडा मरुस्थल है वो गोभी मरुस्थल ही है, सबसे ठंडा मरुस्थल की बात हो रही है। और ये जो है चीन में पड़ता है, चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है, जो कि चीन के कब्जे में ही है पूरी तरह। और उसके बाद यहाँ पे एक और मरुस्थल है अटाकामा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो वैसे तो अगर पर्टिकुलर बात करें किसी देश की तो वो चिली में पड़ता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तो और जो कि जो सबसे मतलब सूखा शुष्क जो रेगिस्तान है वो अटाकामा ही है। तो ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं रेगिस्तान के बारे में, जैसे कि टकला मकान एक टकला मकान करके एक रेगिस्तान है, जो कि एचपीएससी पूछता है काफ़ी जो एचपीएससी पूछता है वो इस तरह लिखा होता है टकला मकान, लेकिन जो आपको बुक में मिलेगा वो इस तरह मिलेगा लिखा हुआ कि टकला माकन करके, ठीक है, टकला माकन करके आपको मिलेगा। तो फिर इसका उस टाइम जो टकला माकन जो है वो चीन में पड़ता है। तो ये पूछा क्वेश्चन जो एचपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि जो टकला माकन मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो चीन में पाया जाता है। और उसके बाद जो कि टकला माकन जो है वो विश्व का सबसे मतलब ठंडा तो है, लेकिन मतलब ठंडा तो अगर बात करें सबसे ठंडा मरुस्थल तो वो गोबी है, लेकिन अगर सबसे बड़े और ठंडे मरुस्थल की बात करें तो वो टकला मकान रेगिस्तान ही आता है। तो बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा सबसे बड़ा, तो ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा निम्न बादल है, तो जो निम्न जो बादल है वो निम्बो स्टेटस है। और उसके बाद है जो कि सर्क्योकुमुलस, तो ये जो सर्क्योकुमुलस है ये जो बादल है जिसे पक्षा मेघ भी कहा जाता है, पक्षा मेघ, तो ये जो है से मतलब ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मेघ होते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि निम्न बादल सबसे नीचे, तो निम्बोस्ट्रेटस यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा वायुमंडल का क्षेत्र ओजोन गैस में प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी और आपके साथ ऊपर मैंने डिस्कस भी करा था। तो ये जो है ओसम तो समतापमंडल, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि साल ट्री इज़, तो साल जो वृक्ष है एक, तो साल वृक्ष आपको सभी को पता होगा कि ये जो है एक शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, कि एक सूखा जो कि पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते गिरा देता है, ठीक है। तो जो शुष्क पर्णपाती वृक्ष है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि दो ज्वार के मध्य अंतराल होता है लगभग, तो जो दो ज्वार के मध्य अंतराल तो ऑप्शन सी 12 घंटे होता है, लेकिन जो आजकल जो एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 12 घंटे 26 मिनट करके कुछ एग्जैक्ट यही होता है कि 12 घंटे 26 मिनट का इनके बीच अंतराल होता है। तो वो अभी जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि दो ज्वारों के मध्य अंतराल होता है तो वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। तो अब जो क्वेश्चन है कि मतलब एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि 12 घंटे 26 मिनट ऑप्शन में होता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब ऑप्शन दो आगे कि 12 घंटे लिखा हो और 12 घंटे 26 मिनट लिखा हो, तो जो एग्जैक्ट टाइम है वो यही है कि 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 12 घंटे। उसके बाद बात करते हैं कि सुनामी उत्पन्न होती है, तो सुनामी जो उत्पन्न होती है वो जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामी उत्पन्न होती है। तो आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह जापान वगैरह में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में काष्ठ ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये जो उत्पादक देश है रशिया जो है रूस, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है काष्ठ ईंधन का। उसके बाद बात करते हैं कि निम्न शहरों में से कौन सा जो कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कर्क रेखा वो भारत को लगभग दो समान भागों में बांटती है। तो जोधपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है थोड़ा ऊपर चला गया, बाकी जो नागपुर है वो भी थोड़ा नीचे आ गया, बाकी दिल्ली तो आपको पता है कि कहाँ स्थित है। तो इस हिसाब से जो कलकत्ता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कि सांबर झील किसके समीप स्थित है, तो सांबर झील जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। तो बाकी यहाँ पे जो जो चारों जगह दी है भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तो ये जो चारों जगह है ये राजस्थान में स्थित है। तो लेकिन जो यहाँ पे जो जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर ये झील है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा जयपुर, जो कि कुछ अभी हाल ही में चर्चा में भी थी, मतलब 1 साल पहले शायद, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो जो प्रवासी पक्षी थे वो मरे हुए मिले थे। तो उसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का न्यूनतम कुल वन आच्छादन एरिया है। तो यहाँ पे जो
मतलब न्यूनतम की बात की जा रही है तो हरियाणा का जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सतारा किस लिए जाना जाता है। तो जो मुंबई का सतारा है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है, तापीय शक्ति संयंत्र के लिए। बाकी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मतलब किस तरह से चाहते हो वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको कमी लग रही है, कोई सजेशन करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब मैं आपको 2 सब्जेक्ट पे है जो रेगुलर मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। और अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम होंगे एचपीएसएससी के, मतलब कोरोना के ख़त्म होने के बाद, तो अगर जो मेरे वीडियोज़ में से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो, कि मतलब कि जो आपने क्वेश्चन करवाए थे कि वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, तो मैं मतलब श्योर हूँ कि मैं जितने क्वेश्चन करवाऊँगा उसमें से आपको 60-70% देखने को सिलेबस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो मतलब ऐसे 2012 से मतलब पेपर अवेलेबल है, और 2021 तक मतलब इतने ज़्यादा मतलब ओल्ड मेरे पास पेपर अवेलेबल है, जिससे कि मतलब कुछ लोगों ने मेरे से पर्सनली वो लिए हैं, और जो पर्सनली उन्होंने मेरे से पेपर लिए हैं और उनके जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक गए हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस है। तो मैं उस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद है कि कौन सी उच्चतम पर्वत चोटी है। तो यहाँ पे जो सॉरी क्वेश्चन ऊपर वाला डिस्कस करना था कि रिहंद घाटी परियोजना स्थित है। तो रिहंद घाटी परियोजना जो स्थित है वो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र जिले में पड़ती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी उच्चतम पर्वत चोटी है। तो जो K2 है वो उच्चतम पर्वत चोटी है, काराकोरम, जो कि JNK में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा जो कि मैंने अभी बोला था कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, अगर बात खाली हिमालय की और भारत में, अगर वैसे हिमालय की मतलब सबसे ऊंची चोटी की बात करें, वो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ती है। लेकिन अगर खाली भारत में बात की जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा है। हिमालय की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो K2 है। ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा होगा। ठीक है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए वो K2 होगा। और अगर मतलब ऑल ओवर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो ये जो बातें आप नोट कर लीजिए, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी। ये जो है उत्तराखंड में पड़ती है, जो कि मतलब जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो उसके बाद नंगा पर्वत है, जो कि पश्चिमी हिमालय में पड़ती है, कश्मीर साइड आ जाती है। तो उस यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि रिपीटेड है और सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि जो नर्मदा और ताप्ती है वो अपना जल ब्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरा देती है, क्योंकि जो गोदावरी है और कावेरी है, ये जो इंद्रावती अपनी नदियाँ हैं, ये जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से है। तो जो बाकी अरुणाचल प्रदेश से भारत में ये एंटर करती है नदी। उसके बाद है कि एशियाई जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बुक में नहीं मिलते हैं। तो जो एशियाई जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर किसी को बुक में मिला है तो वो कमेंट कर सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन जो है वो बुक में नहीं मिलते हैं। तो कच्छ के रण में जो है वो जंगली गधे पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मृदा अपरदन अधिक होता है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब बाढ़ आती है तो उसका जो बाढ़ आने से मृदा अपरदन होता है, बहुत आपने हानियाँ पड़ी होगी। तो जब उच्च वर्षा होती है तो यही इसका मृदा अपरदन का कारण है, क्योंकि जब उच्च वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी, तो मृदा अपरदन अधिक होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा स्थान रेलवे कोचों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कपूरथला है, पंजाब में एक जगह है कपूरथला, जिला है, एक सिटी है। तो ये जो है रेलवे कोचों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वीडियो लंबी हो रही है, बाकी आप कमेंट करना कि आपको मतलब वीडियो शॉर्ट चाहिए, किस तरह चाहिए। बाकी 32 के करीब मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो बाकी आपको कितने क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हो। तो बाकी अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।